हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा? आर यू डूइंग गुड? सो आज से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम इंटरफेज के बारे में देखेंगे एंड सेल डिवीजन क्या होता है उसके बारे में एक जनरल सिग्निफिकेंस वगैरह जो है हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल क्या है? तो सेल साइकिल क्या होता है? इट इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज ऑफ इवेंट्स इन विच सेल ग्रो and divide according to body need। ठीक है, तो समझते हैं हम इसके बारे में। तो सेल साइकिल को हम क्या कहने लग रहे हैं? एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज ऑफ इवेंट है, यानी क्या है, इसके अंदर कई सारे इवेंट आते हैं। ठीक है, और ये सारे इवेंट जो है रेगुलेटेड है, इनकी एक सीरीज है एंड इनके लिए स्पेसिफिक जीन्स होती है जो कंट्रोल करती हैं एंड वो ग्रो करते हैं एंड बाद लास्ट में जो है डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी। तो हम इस चीज़ को कुछ इस तरीके से समझे। लेट्स से आपकी डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हुई है? तो अगर हम देखें तो डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होती है जब स्पर्म और एग जो है आपस में फ्यूज़ करते हैं। लेट्स से ये एक स्पर्म है एंड ये एक एग है। तो ये जब आपस में फ्यूज़ होते हैं तो उस टाइम पे क्या बनता है? उस टाइम पे बनता है जाइगोट। एंड जाइगोट तो केवल एक सेल है एंड ये सेल जो है आगे चल के एम्ब्रियो के अंदर भी कन्वर्ट होती है और जो एम्ब्रियो जो है वो आगे चल के फिटस के अंदर कन्वर्ट होता है एंड फिटस जो है आगे चल के आपके अंदर जो है कन्वर्ट हुआ है। क्या आपके अंदर एक सेल है? नहीं, बहुत सारी सेल है। अब आपके अंदर ये बहुत सारी सेल कैसे आई? ज़रूर यहाँ पर कोई ऐसी प्रोसेस रही है जिसमें सेल का नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। वो जो प्रोसेस है वो कौन सी है? सेल साइकिल। ये हमारे जीन्स के अंदर ही होती है जो ये बताती है कि अब उनको डिवाइड होना है। तो सेल से जब एम्ब्रियो बना होगा तो उसके लिए क्या हुआ होगा? जो सेल है उसके अंदर डिवीज़न हुआ होगा और बहुत सारी सेल जो है वो बनी होगी। अब सेल जो है वो डिवाइड कब होगी? वेल डिवाइड तभी होगी जब सेल के अंदर ग्रोथ होगी। अगर सेल के अंदर ग्रोथ ही ना हुई तो सेल डिवाइड कैसे हो सकती है? फिर तो नहीं हो सकती। लेट्स से ये एक सेल है एंड सेल के अंदर न्यूक्लियस है और सेल के अंदर जो है डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनली जो है प्रेजेंट है। लाइक उसके आसपास जो है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा उसके आसपास में गोल्जी अपरेटस जो है वो प्रेजेंट है। लेट्स से उसके पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट है। उसके पास जो है वैक्यूल प्रेजेंट है। उसके पास में ढेर सारी ऑर्गेनली जो है प्रेजेंट है। सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट है। तो ये यानी कि कुल मिला के है उसके पास में ढेर सारी ऐसी ऑर्गेनली जो है प्रेजेंट है। अगर एक सेल को डिवाइड करना है तो वो डिवाइड कब कर सकती है? जब उसके अंदर का साइटोप्लाज्म इक्वली डबल हो जाए। क्योंकि अगर मान लो कोई भी सेल की ऑर्गेनली अगर उससे स्किप हो जाती है और एक नेक्स्ट सेल जो है वो बन जाती है, देन क्या होगा? वेल जो नेक्स्ट सेल जो बनेगी उसके अंदर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन ऑर्गेनली वो सेल जो है लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो व्हाट इट मीन्स कि अगर सेल को अगर डिवाइड करना है तो सेल के अंदर पहले ग्रोथ होनी चाहिए। और उस ग्रोथ का क्या मतलब है? उस ग्रोथ का ये मतलब है कि उसके अंदर न्यूक्लियस भी कितने बनने चाहिए? 2 बनने चाहिए। उसके अंदर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी कितने बनने चाहिए? वेल उसके अंदर डबल होने चाहिए। उसके अंदर गोल्जी अपरेटस भी अगर बनता है तो वो भी कितने बनने चाहिए? डबल बनने चाहिए। अगर माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक थी तो माइटोकॉन्ड्रिया कितनी बननी चाहिए? वेल उसके अंदर जो है डबल जो है वो होनी चाहिए। अगर उसके अंदर वैक्यूल है तो वैक्यूल जो है डबल होनी चाहिए, यानी कि हर ऑर्गेनली उसके अंदर डबल होनी चाहिए, ताकि जब भी सेल डिवाइड करे तो इक्वली अमाउंट के अंदर जो मटेरियल है वो नेक्स्ट जो सेल है यानी जो नेक्स्ट जो सेल बनी है उसके अंदर भी वहीं जाए, ताकि वो जो है सर्वाइव कर सके। तो इसका मतलब कभी भी जब भी सेल डिवाइड होगी यानी सेल का नंबर बढ़ेगा, यानी जाइगोट से जब एम्ब्रियो बना होगा और ढेर सारे डिफरेंट टाइप के सेल जो है बनी होगी, तो उससे पहले क्या हुआ होगा? उसके अंदर ग्रोथ हुआ होगा। ठीक है, तभी उसके अंदर डिवाइड हो सकती है। एंड जब एक सेल पहले ग्रो करके एंड जब डिवाइड करती है तो वो जो इवेंट होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? वेल उनको बोलते हैं हम सेल साइकिल। अब डिवीजन जो है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, ठीक है, कुछ माइटोसिस हो सकती है, हेमाइटोसिस हो सकती है, या फिर म्यूसिस हो सकती है। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ, बट अगर हम सम अप करें कि हम सेल साइकिल को किस तरीके से और
डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो साइकिल का मतलब हम सर्कल से जो है मान सकते हैं, ठीक है, कि साइकिल होने लग रहा है, यानी कि एक साइक्लिकल इवेंट जो है वो होने लग रहा है। इस साइक्लिकल इवेंट के अंदर एक तो फेज़ होता है जिसको बोलते हैं हम इंटरफेज, जो सबसे बड़ा फेज़ होता है। तो एक तो है इंटरफेज, और एक दूसरा फेज़ होता है जिसको बोलते हैं हम एम फेज़। तो देयर आर टू मेन इवेंट्स इन सेल साइकिल। पहला कौन सा है? इंटरफेज, और दूसरा कौन सा है? एम फेज। जो इंटरफेज है उसको फर्दर 3 डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है, और जो 3 डिफरेंट पार्ट है उसमें पहला जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं G1 फेज, दूसरे को बोलते हैं S फेज, एंड तीसरे को बोलते हैं G2 फेज। तो इंटरफेज को डिवाइड कर रखा है कितने पार्ट के अंदर? 3 फेजेस के अंदर, G1, S और G2 फेज। और जो M फेज है, M फेज का मतलब 2 अलग अलग टाइप की डिवीजन हो सकती है। तो पर्टिकुलरली अगर हम इंटरफेज के अंदर देखें तो इंटरफेज के अंदर क्या होगा? इंटरफेज के अंदर होता है ग्रोथ, यानी जो ऑर्गेनली के लिए जो मटेरियल है वो बनने लगेगा, और जो ऑर्गेनली है वो डबल होने लग जाएगी। लेकिन जो M फेज है, उस M फेज के अंदर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ डिवीजन जो है वो होगा। तो आप मुझे ये बताओ, तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगता है या बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है? बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो कौन सा बड़ा फेज होगा? एम फेज होगा या फिर इंटरफेज होगा? डेफिनेटली इंटरफेज होगा। इंटरफेज अच्छा, जो एम फेज है उसमें जो डिवीजन होने लग रही है वो डिवीजन भी 2 अलग अलग टाइप की हो सकती है। कौन कौन सी? एक तो माइटोसिस हो सकती है, एंड एक जो है मियोसिस जो है वो हो सकती है। जो माइटोसिस है या फिर मियोसिस है उसको किसने डिस्कवर किया था, यानी कि किसने इनको पाया था कि जो सेल है उसके अंदर इस टाइप से जो माइटोसिस होती है या फिर मियोसिस होती है? तो जो माइटोसिस है वो डिस्कवर की गई थी फ्लेमिंग के द्वारा, एंड जो मियोसिस है वो की गई थी फार्मर एंड मूरी के द्वारा। तो इन दोनों ने जो है डिस्कवर किया था। हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, बट हम पहले जो है इंटरफेज के बारे में देख लें। अगर हम इन जनरल अगर बात करें तो इंटरफेज के अंदर भी अगर हम अपने अंदर देखें तो हमारी जो एवरेजन सेल है उसकी जो स्पैन है, यानी जो सेल साइकिल के अंदर जो टाइम लगता है वो अराउंड 1 डे है। तो इन एन एवरेज human cell, the cell cycle takes 24 hours to complete, यानी कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर। उस 24 आवर के अंदर 10 आवर तो यहाँ पर लग जाता है, उसके बाद में 4 आवर जो है यहाँ पे लग जाता है, 9 आवर यहाँ पे लग जाता है, और 1 आवर यहाँ पे लग जाता है। तो 4 1 5 5 15 15 और 9 24, ठीक है। तो यानी कि 24 घंटे जो है वो लग जाते हैं, यानी पूरा एक दिन जो है लग जाता है एवरेजन, ठीक है। एवरेजन का मतलब क्या है? कुछ हमारे अंदर ऐसी भी सेल होती है जो जल्दी डिवाइड कर जाती है, यानी एक दिन से पहले ही डिवाइड कर जाती है, और कुछ ऐसी भी है जो एक दिन के बाद में जो है वो डिवाइड करती है। तो अगर हम उन सभी सेलों का अगर एवरेज माने तो अराउंड 24 घंटे जो है लगते हैं, एंड उन 24 घंटे के अंदर जो है पूरी जो सेल साइकिल जो है उसके सारे इवेंट जो है हो जाते हैं। तो इंटरफेज आपको समझ में आ गया होगा। इंटरफेज के अंदर क्या होता है? ग्रोथ। अब ग्रोथ के अंदर भी 3 अलग अलग पार्ट है, हम पहले इन फेज के बारे में पढ़ेंगे। एंड एम फेज का मतलब क्या है? माइटोसिस या मियोसिस, जिसके अंदर क्या होती है? डिवीजन होते हैं। बाकी इनकी डिटेल के अंदर हम बाद में देखेंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरफेज के बारे में। तो इंटरफेज के अंदर 3 डिफरेंट फेज है। कौन कौन से? एक G1, एक S और एक G2 फेज है। तो हम थोड़ा इनके बारे में कुछ लिख लेते हैं। जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल कैन बी divided into 2 phases. One is interphase, in which
सेल न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्म ग्रो। सेकंड है एम फेज, in which cell undergo माइटोट या फिर मियोटिक डिवीज़न, या तो माइटोसिस डिवीज़न होगी या फिर मियोटिक डिवीज़न होगी, तो उनमें से कोई एक जो डिवीज़न जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो इंटरफेज़ के बारे में देखते हैं कि इंटरफेज़ का जो G1 फेज़ है, G2 फेज़ है, उनके अंदर किस तरीके से काम जो है वो होता है। तो जो इंटरफेज़ है, इंटरफेज़ is divided into 3 different phases। 3 डिफरेंट फेजेस के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। पहला फेज कौन सा है? G1 फेज। तो G1 फेज को इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज गैप फेज 1। गैप फेज 1 जो है वो भी कहते हैं, और इसको हम क्या कह सकते हैं? इट इज द फर्स्ट फेज आफ्टर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बाद जो है ये पहला फेज जो है वो होता है। इट टेक्स 10 आवर, यानी कि हम कह सकते हैं मैक्सिमम टाइम इन सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के अंदर ये 10 घंटे जो है लेता है इन ए एवरेज ह्यूमन सेल। तो एवरेज ह्यूमन सेल के अंदर जो है 10 घंटे जो है वो ले देता है। इस फेज़ के अंदर होता क्या है? इन दिस फेज़, इस फेज़ के अंदर, इन दिस फेज़ DNA मेक वेरियस टाइप्स ऑफ RNA that code proteins, enzymes, nucleotides, हिस्टोन प्रोटीन्स एक्सेट्रा। ढेर सारी चीज़ें जो है वो बनाई जाती है। इट आल्सो मेक एंजाइम्स which help in replication ऑफ डीएनए की रेप्लिकेशन के अंदर, यानी कि डीएनए को डिवाइड करके 2 डीएनए के मॉलिक्यूल बनाने के लिए भी जो एंजाइम्स ही होते हैं वो ही बन जाते हैं, क्योंकि डीएनए के लिए जो न्यूक्लियोटाइड है वो भी यहाँ पर बनने लग जाते हैं और एंजाइम जो है वो भी बनने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सेल जो है वो प्रिपेयर करता है कि धीरे धीरे करके उसके अंदर ग्रोथ जो है वो बढ़े, एंड फिर उसके बाद जो है सेल जो है वो डिवाइड हो सके। ठीक है, लेकिन डिवीज़न होती कब है? डिवीज़न केवल तभी होती है जब उसकी रिक्वायरमेंट हो। अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो सेल जो है वो डिवाइड नहीं होगी। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये एक सेल साइकिल है और इस सेल साइकिल के अंदर ये हमारा एम फेज़ हो गया और ये हमारा G1 फेज़ हो गया। G1 फेज़ के बाद कौन सा फेज़ आता है? एस फेज़। तो जो G1 फेज़ है उसको क्रॉस करना पड़ता है एस फेज़, और उसके बीच में ट्रांजिशन जो है वो पाई जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो G1 फेज़ है वो एस फेज़ के अंदर डायरेक्टली नहीं जा सकता। देयर इज़ ए ट्रांजिशन बिटवीन दी G1 फेज़ एंड एस फेज़, और जो वो ट्रांजिशन है वो तभी दूर हो सकती है जब सेल के पास में एक कोई पास हो। पास का मतलब क्या है? देखिए, जैसे आप क्लास से बाहर निकलते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है? एक पास चाहिए होता है जो आपको अथॉरिटी देता है कि यू कैन गो। सिमिलरली जो नेक्स्ट फेज़ है यानी एस फेज़ है उसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होना है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि डीएनए को रेप्लिकेट करने वाले जितने भी एंजाइम है वो सभी बन चुके हों, साथ में उसको सिंथेसाइज करने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लियोटाइड है वो सभी अवेलेबल हो, ताकि बाद में जो है शॉर्टेज जो है वो ना हो। जब तक वो चीज़ नहीं बनेगी तब तक जो है
नेक्स्ट फेज के अंदर नहीं जा सकते। सो देयर इज जेनेटिकली प्रोग्राम्ड सम चेक पॉइंट्स। तो यहाँ पर एक चेक पॉइंट है जो ये चेक करता है वेदर सेल को आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और वो चेक पॉइंट किस तरीके से तय होता है, तो उसके लिए एक पास सी होता है जिसको बोलते हैं हम G1CDK। तो एक साइक्लिन प्रोटीन होता है, वो साइक्लिन प्रोटीन अगर G1 का बन चुका है एंड वो CDK के साथ में जुड़ा हुआ है, तब G1 फेज पे जो सेल है वो S फेज के अंदर जा सकती है, नहीं तो वो नहीं जा सकती। ठीक है। There are also certain factors which are responsible for the transition of cell from the G1 phase to the S phase। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिखते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा एक बार रब कर लेता हूँ। A cell can go in S phase when it passes the first checkpoint, which can be crossed by cyclin protein formation with CDK, जिसको हम कहते हैं G1 cyclin CDK। It acts as a pass for transition of cell from G1 phase to S phase। It also require certain माइटोजन। इंपॉर्टेंट है भाई माइटोजन। माइटोजन क्या हो सकता है, थोड़ा वर्ड को ब्रेक करके देखो भाई। माइटो और जन, माइटो का मतलब क्या है माइटोसिस, और जन का मतलब जो ट्रिगर करे यानी कि जो बनाए, यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो ट्रिगर करे माइटोसिस को, यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो ट्रिगर करे माइटोसिस को, हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको माइटोजन कहेंगे। तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर हैं, वो हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये ट्रिगर करते हैं कि माइटोसिस जो है वो हो। इसके अलावा जो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म की रेशो जो है अगर चेंज हो जाती है, क्योंकि देखो हमारी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर सिमेट्री है, सेल के अंदर भी सिमेट्री है। अगर साइटोप्लाज्म काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस अगर कम हो गया, तो देन देयर विल बी चांसेस ऑफ डिवीजन। अब जो है डिवीजन जो है वो स्टार्ट होगी, क्योंकि रेशो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अकेला न्यूक्लियस जो है वो हैंडल नहीं कर सकता, तो सेल जो है डिवाइड हो जाएगी, जेनेटिक मटेरियल भी नया बन जाएगा एंड फिर दोबारा सेल जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। सो यानी कि जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशो है एंड जो माइटोजन होते हैं वो ट्रिगर करते हैं कि ये यहाँ से यहाँ चले जाए, एंड उसके लिए क्या चाहिए, G1 साइक्लिन CDK जो है वो चाहिए। एक बार ये यहाँ से ट्रांजिट होके यहाँ पर आ गया तो उसके बाद एस फेज़ के अंदर ग्रोथ फेज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। क्या हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल है, क्या वो सभी सेल G1 फेज़ से एस फेज़ के अंदर जाती है? नहीं, सभी नहीं जाती। यानी कि कुछ सेल ऐसी होती है जो पहले डिवाइड हो गई तो हो गई, उसके बाद में डिवाइड नहीं होगी। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कई सारे न्यूरॉन हैं, तो न्यूरॉन एक बार डिवाइड करते हैं फिर उसके बाद डिवाइड नहीं करते। आपने ये देखा भी होगा, जैसे कि किसी को पैरालिसिस हो जाए तो नॉर्मली उसके अंदर 100% रिकवरी कभी नहीं होती, क्योंकि जो न्यूरॉन जो है वो डिवाइड करने, वो बाद में डिवाइड नहीं करते, और जो बाद में डिवाइड करते ही नहीं है तो वहाँ पर दोबारा से नया नेटवर्क बनता नहीं है, नया कंट्रोल आएगा नहीं, तो मसल जो है उसके ऊपर 100% कंट्रोल नहीं आ पाता। तो कुछ जो सेल है वो नहीं जा पाती, तो कुछ जो सेल नहीं जा पाएंगी, जीवन के अंदर ही रहेंगी, हम उसके लिए अलग फेज मान लेते हैं कि वो जीवन के अंदर ही एक अलग फेज के अंदर चली गई है, जिसको हम G0 फेज या फिर क्विसेंट फेज जो है वो भी बोल देते हैं।
तो इसके अंदर ही आपको लिखना है क्विसेंट फेज, QUI, तो क्विसेंट फेज, तो इट इज़ ए फेज ऑफ सेल साइकिल in which cell is metabolically active but does not divide। जैसे कि नर्व सेल है या फिर हम कह सकते हैं न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन जो है वो डिवाइड नहीं करते, ठीक है। हमारी मसल की भी सेल है, स्टार्टिंग में डिवीज़न हो गई तो होगी, लेकिन उसके बाद में डिवीज़न जो है वो नहीं होती। कुछ सेल ऐसी होती हैं जो जीवन फेज़ के अंदर है, कुछ टाइम तक जो है क्विसेंट फेज़ के अंदर चली, यानी G0 फेज़ के अंदर चली गई, फिर वापस रिटर्न करके G1 पे आकर के फिर से जो S फेज़ के अंदर जो है वो चली गई। तो कुछ हमारे अंदर ऐसी भी सेल होती हैं। सो देयर आर सर्टेन वैरायटी जिसमें इन और आउट जो है वो हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन दी बॉडी रिक्वायरमेंट, लेकिन न्यूरॉन ऐसे नहीं है, ठीक है। मसल भी जो है ऐसे नहीं है। डिफरेंट स्टेम सेल होते हैं, ठीक है। प्लांट के अंदर कुछ पैरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं, वो ऐसा काम जो है कर पाते हैं, सभी सेल जो है वो ऐसा नहीं कर पाते। तो एक बार अगर सेल G1 फेज से S फेज के अंदर चली गई तो उसके बाद क्या होगा, तो हमारा जो दूसरा फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा जो दूसरा फेज है उसको हम कहते हैं S फेज। S फेज हमारा सेकंड फेज है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड, क्या कह सकते हैं हम, सिंथेटिक फेज जो है वो भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस फेज, इस फेज के अंदर क्या होता है, जो डीएनए है यानी कि जो यहाँ पर बन चुका है वो डीएनए यहाँ पे रेप्लिकेट होता है। इन दिस फेज डीएनए इज रेप्लिकेटेड, its content is doubled, but the chromosomal number remain same। इसका क्या मतलब है, देखिए डीएनए होता है भाई, ठीक है। डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड होती है और डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड है वो जब हाईली कोइल्ड हो जाती है तो वो क्या बनाती है, वो बनाती है क्रोमेटिड। और जो क्रोमेटिड है वो जब एस फेज़ के अंदर जाएगी, ये अगर एस फेज़ के अंदर गई तो ये अपने जैसी एक और क्रोमेटिड जो है वो बना देती है एंड एक क्रोमोसोम जो है वो बना देती है। तो इसका मतलब ये जब एस फेज़ आएगा तो क्या बना देगा, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो बना देगी। और जब 2 सिस्टर क्रोमेटिड बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम जो है वो बोलते हैं। तो जब तक एस फेज के अंदर नहीं गया होता तब तक क्या रहता है, एक क्रोमेटिड होता है। एंड जब एस फेज के अंदर चला गया तो दूसरी क्रोमेटिड जो है वो बन जाती है। दूसरी क्रोमेटिड के अंदर एग्जैक्टली वही डीएनए होता है जो पहले वाली जो क्रोमेटिड है उसके अंदर डीएनए होता है, यानी कि एग्जैक्टली एक जैसी चीज़ होती है और एक ही क्रोमोसोम बनता है। तो अगर यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 1 कहने लग रहे हैं तो यहाँ पर भी क्रोमोसोम नंबर 1 रहता है। लेकिन ये तो एक क्रोमेटिड थी, यहाँ पे 2 क्रोमेटिड होगी। तो इसका मतलब हम ये कहने लग रहे हैं कि जो एस फेज है उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेट हो गया, यानी कि डीएनए जो है वो डबल हो गया। लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर है वो चेंज नहीं हुआ, वो पहले भी 1 था और अब भी 1 है। बस फ़र्क ये है कि पहले जो एक क्रोमेटिड थे उसी को एक क्रोमोसोम कह देते थे, लेकिन अब जो है फैक्चुअली जो है एक क्रोमोसोम जो है बन चुका है, ठीक है। तो एक तो काम ये होता है, यानी डीएनए जो है वो डुप्लीकेट होता है। दूसरा क्या होता है इस फेज़ के अंदर, एक ऑर्गेनेली है जिसको कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इज आल्सो डुप्लीकेटेड इन दिस फेज़। तो इस फेज़ के अंदर एक सेंट्रोसोम नाम की एक ऑर्गेनेली भी जो है वो भी रेप्लिकेट करती है। बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, इसके बिना तो क्रोमोसोम जो है एक दूसरे के साथ जो है वो सेपरेट जो है वो हो ही नहीं सकते। तो हम इन अदर वर्ड ये भी कह सकते हैं कि इस फेज़ के अंदर क्या होता है, डीएनए एंड जो सेंट्रोसोम जो है
वो जो है डुप्लीकेट होते हैं। G1 फेज़ के अंदर जनरल जो ग्रोथ जो है वो होती है, लेकिन डुप्लीकेशन का फेज़ जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। एक बार DNA डुप्लीकेट हो चुका है तो उसके बाद में जितनी बाकी बची हुई चीज़ें हैं वो डुप्लीकेट होना जो है वो स्टार्ट कर देती है। तो इसके बाद में कौन सा फेज़ स्टार्ट हो जाता है? वेल, इसके बाद जो है एक तीसरा फेज़ जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम G2 फेज़, या फिर हम गैप 2 फेज़ जो है वो भी कह देते हैं। तो हमारा थर्ड फेज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं G2 यानी कि गैप 2 फेज़। तो गैप 2 फेज़ के अंदर, अच्छा इसके अंदर क्या एक पॉइंट और लिख सकते हैं? बिल्कुल भाई, कि इन ए एवरेज ह्यूमन सेल इट टेक्स 9 आवर। तो DNA को डुप्लीकेट होने में कितने घंटे लगते हैं? 9 घंटे लगते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट फेज़ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट फेज़ क्या है? G2 फेज़। G2 को हम गैप 2 फेज़ जो है वो भी कह सकते हैं। सो इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड गैप 2 फेज़। गैप 2 फेज़ जो है वो भी हम कह सकते हैं, ठीक है। होता क्या है? इन दिस फेज़ एवरी ऑर्गेनली ऑफ सेल डुप्लीकेट इट सेल्फ। तो देखिए, सेल तो तभी डिवाइड होगी ना जब उसके अंदर हर चीज़ 2 हो। तो इस गैप 2 फेज़ के अंदर क्या होगा? जितनी भी ऑर्गेनल है वो डुप्लीकेट जो है वो होना स्टार्ट कर दे, क्योंकि उसका जो जितना भी प्रिपरेटरी मटेरियल था वो कहाँ पर बन चुका है? G1 फेज़ के अंदर बन चुका है। तो अब यहाँ पर क्या करना है? सिर्फ जो मटेरियल आ चुका है उसको असेंबल करना है और नई ऑर्गेनली जो है वो बना देनी है। तो यही काम होने लग रहा है कि जो सेल ऑर्गेनली है जो है वो डुप्लीकेट कर देती है, एंड जो सेल जो है, सेल इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द डिवीज़न ऑफ सेल जो है प्रिपेयर करती है अपने आप को डुप्लीकेट करने के लिए भी। इट हैज़ टू पास थ्रू सेकेंड चेक पॉइंट। एक दूसरा चेक पॉइंट जो है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो M फेज़ यहाँ पर आने से पहले यहाँ पर एक और चेक पॉइंट होता है, एंड उस चेक पॉइंट के लिए जो CM साइक्लिंग जो है वो चाहिए, प्लस में उसके साथ में CDK जो है वो चाहिए। अगर ये चेक पॉइंट के लिए यही अगर इसके पास होगा तो उसके बाद जो है ये नेक्स्ट फेज़ यानी M फेज़ के अंदर जा सकता है, नहीं तो ये नहीं जा पाएगा। सो इट हैज़ टू पास थ्रू सेकेंड चेक पॉइंट, ठीक है, एंड इट रिक्वायर्स CM CDK cycline to pass through it. This checkpoint, ये जो चेक पॉइंट है ये एश्योर करता है, एश्योर्स दैट DNA इज़ डबल्ड, यानी जो DNA जो है वो डबल हो चुका है वो ये अश्योर कर देता है, और साथ में जो ऑर्गेनली जो है एंजाइम जो है वो भी डबल हो चुकी है, तो वो जो है ये एश्योर जो है कर लेता है। दिस चेक पॉइंट एश्योर्स दी DNA एंड अदर ऑर्गेनली डबल्ड, कि वेदर वो डबल हुई है या नहीं हुई है वो जो है चेक कर लेता है। एंड अगर ये चेक हो गया तो फिर उसके बाद में M फेज़ के अंदर जो है पास हो जाएगी। इन एन एवरेज ह्यूमन सेल इट टेक्स, कितना टाइम लग जाता है भाई? केवल 4 आवर जो है 4 आवर जो है वो लगते हैं। उसके बाद जो है M फेज़ के अंदर जो है वो आ जाता है। M फेज़ के अंदर क्या होगा? वेल, या तो माइटोसिस होगा या फिर म्यूसिस होगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल है जिन्होंने एक डिफरेंट टाइप की डिवीज़न जो है वो आइडेंटिफाई की है, एंड उसको बोलते हैं हम एमाइटोसिस। तो यानी कि यहाँ पर यानी कि ये G2 फेज़ से जब क्रॉस हो जाएगा और जब ये आगे बढ़ेगा तो इस फेज़ के अंदर, अच्छा
ये जो G1 साइक्लिन है इसका बाद में होता क्या है, यानी कि अगर G2 फेज़ को अगर CM साइक्लिन अगर मिल जाता है और ये M फेज़ के अंदर चला जाता है तो उसके बाद होगा क्या? वेल उसके बाद ये होगा कि इस पास की ज़रूरत थी केवल ट्रांजिशन करने की, ट्रांजिशन हो चुका है तो उसके बाद क्या होगा, ये डिग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली G1 CDK है वो यहाँ पर बना हुआ, जब S फेज़ के अंदर जाएगा तो क्या होगा, वो अभी जो है डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका केवल ट्रांजिशन के अंदर काम है, फिर बाद में जो है ये डिग्रेड हो जाते हैं। ये मेक श्योर करते हैं कि ऐसा ना हो कि सेल जो है एक ही फेज़ के अंदर रहे। तो ट्रांजिशन जब भी करना होता है तब ये चेक पॉइंट के अंदर जो पास जो है वो बनते हैं, एंड जब ट्रांजिशन हो जाता है तो फिर उसके बाद में डिग्रेड हो जाते हैं ताकि ये अगले फेज़ के अंदर जो है वो जा सके। ठीक है, सो जो M फेज़ है वो डिवाइड किया जा सकता है 3 डिफरेंट फेजेस के अंदर। जो हम डिफरेंट फेजेस है वैसे वो तो हम कल डिस्कस करेंगे, बट हम इन जनरल जो है वो देख लेते हैं कि जो M फेज़ है, M फेज़ जो हैं उसके अंदर मेनली तो 2 हैं, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। ठीक है, एक M फेज़ के अंदर डिफरेंट टाइप का एक फेज़ भी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ए माइटोसिस। ए माइटोसिस क्या है, तो इसके बारे में बस थोड़ा सा लिखना है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसके बारे में। ठीक है, माइटोसिस मियोसिस जो है हम कल देख लेंगे। सो ए माइटोसिस इट इज़ ए टाइप ऑफ binary fission in which nuclei and cytoplasm divide directly. It is also called direct division। तो हमने जैसे अमीबा के केस में देखा था कि लाइक एक सेल है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है, तो उसके बाद क्या होगा, वेल जो न्यूक्लियस जो है वो सेपरेट जो है होने लग जाएंगे, एंड फिर उसके बाद में 2 न्यूक्लियस जो है वो सेपरेट जब हो जाएंगे तो फिर उसके बाद में 2 डिफरेंट सेल जो है वो बनने जो है वो लग जाएंगी। तो इस तरीके से हमने डिवीज़न जो है उसके बारे में पढ़ा था। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन। तो क्या माइटोसिस के अंदर ऐसी चीज़ नहीं होती? वेल माइटोसिस के अंदर इनडायरेक्ट तरीके से होती है। पहले ऑर्गेनली से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, वो अटैच होते हैं क्रोमोसोम के साथ में, एंड फिर क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं। सो वो इनडायरेक्ट तरीके से होता है, डीएनए का सेपरेशन, वो हम बाद में देखेंगे। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ जैसे कि अमीबा का केस है, एग्जाम्पल है अमीबा है, उसके केस पे होता है, जैसे कि कारा है उसके अंदर होता है, जैसे कि पैरामीशियम है, उसका मैक्रोन्यूक्लियस है, तो उसके अंदर जो है ए माइटोसिस जो है वो होती है। एंड माइटोसिस मियोसिस के लिए जो है हम कल देखेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट करें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।